नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान ने अभी तक 4 प्रांत हुआ करते थे, पर अब पाकिस्तान में 3 प्रांत ही बचे हैं, क्योंकि एक प्रांत जिसका नाम है बलूचिस्तान, उसने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इससे पहले भी आप सभी जानते हैं पाकिस्तान का एक टुकड़ा हुआ था 1971 में, जिसमें बना था बांग्लादेश। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि हमें सबसे पहले देश की मान्यता भारत दे। और उस समय में भी, यानी कि 1971 में जब पाकिस्तान का टुकड़ा होकर बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश को भी पूरी दुनिया में देश का मान्यता देने वाला इकलौता भारत था। तो क्या इन बलूचिस्तान को एक देश का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कल शाम से ही लगातार कुछ बातें बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानी का सीधा सा अर्थ होता है आतंकवादी, और हम अपने आप को आतंकवादी नहीं समझते। बलूचिस्तान के मुद्दे के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब बहुत जल्द पाकिस्तान पीओके खाली करने की तैयारी कर दे, क्योंकि इसके समर्थन में हम भारत का साथ देने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको एक बहुत ही बड़ी बात मैं बताने वाली हूं, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। क्या कहानी रही बलूचिस्तान की, और आखिरकार वो कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बना, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं बलूचिस्तान है कहां पे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पाकिस्तान का मैप, ठीक है। तो पाकिस्तान के 4 प्रांत भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और पाकिस्तान के 4 प्रांत कौन कौन से हैं जरा इस पे आप नजर डाल लीजिए। एक है ये बलूचिस्तान जो लाल कलर में आपको दिखाई दे रहा है, एक है ये सिंध, और एक है पंजाब, और एक है ये खैबर पख्तूनख्वा। यानी कि टोटल 4 प्रांत ही हैं। और अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ है ना आसिफ मुनीर के द्वारा एक बयान दिया गया कि जब 4 जो सूबे हैं, ये 4 प्रांत है, अगर एक हो जाएंगे तो चारों भाइयों की ताकत क्या होती है हम भारत को दिखाएंगे। तो एक भाई तो कट लिया भाई, अब कौन सी ताकत दिखाओगे आप भारत को। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बलूचिस्तान में एक साइड जो सीमा लगती है वो लगती है ईरान की, और एक साइड लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है। और नीचे की साइड में क्या है, समुद्री इलाका है ना, अरबियन सी है, समुद्री इलाका है, मतलब बहुत ज्यादा फायदा है। बीच में सिंध है और इस साइड आ जाती है इंडिया की सीमा। अब पाकिस्तान के साथ में इसको जोड़ने के पीछे का रीजन मैं आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि उस समय 1947 में जब भारत पाकिस्तान आजाद हुआ तो ऐसी कई सारी रियासतें थी जो ये चाहती थी कि हम भारत पाकिस्तान के साथ में नहीं रहेंगे, और बाद में उनको पछताना ही पड़ा, जिसमें आप कश्मीर को दे लीजिए। कश्मीर के राजा हरि सिंह डोगरा ने भी यही बात बोली थी कि भाई हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ में नहीं रहेंगे। जबरदस्ती पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी, और बाद में वो भारत का हिस्सा बना, और विलय पत्र पे कैसे उनको 26 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर करने पड़े, उसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूं। अब सवाल यह आता है कि बलूचिस्तान जब अलग देश की डिमांड कर रहा था तो इसको क्यों जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर मिला लिया गया। देखिए, 1947 में जब विभाजन हुआ तब इसको क्या कहा जाता था, खान ऑफ कलात के नाम से इसको जाना जाता था। यानी कि उस समय ये बलूचिस्तान न कहला के कलात कहलाया करता था। लेकिन पाकिस्तान बनने के कुछ महीने बाद ही, यानी कि 1948 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, और वो भी जबरदस्ती तरीके से। जबरदस्ती का तरीका क्यों अपनाया गया, क्योंकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को लगने लगा था कि एक तरफ तो ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, और बलूचिस्तान एक इतना इंपोर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का, एक तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल, और दूसरा सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे गैस का भंडार भी है, खनिज भी है, बहुत सारा भरमार है, यानी कि बहुत ज्यादा सोना चांदी वाली चीज हम मान सकते हैं, मतलब मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो ये कहीं ना कहीं धनी क्षेत्र हो गया, और इनको लगता था अगर फ्यूचर में ये अफगानिस्तान के साथ मिल गया, ईरान के साथ में मिल गया, तो क्या होगा, ये पाकिस्तान के लिए खतरा बनेगा। इससे पहले क्या करो, इनके ऊपर दबाव डालो और इन्हें जो है पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लो। इन्हें क्या कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया। जबकि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक खान ऑफ कलात को लेकर जो है बार बार मोहम्मद अली जिन्ना बोलते थे, ठीक है आपको स्वतंत्र देश बनना है तो हम आपको स्वतंत्र देश बनाएंगे। पर ऐसा अचानक क्या हुआ कि इन्होंने इसको शामिल कर लिया, जिसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। उस समय कलात को कौन संभालते थे, तो मीर अहमद खान यार संभालते थे। बाद में जब सिग्नेचर करवाया गया जबरदस्ती इनसे, और इनको जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ में ऐड कर दिया गया,
और उसके बाद में संघर्ष शुरू होना तय हो गया। यानी 27 मार्च 1948 को क्या हुआ, ये पाकिस्तान के साथ में विलय कर दिया। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इनको इसके साथ में मिलाना शुरू कर दिया। तब फिर और होना क्या था, बस एक ही बात होना था, संघर्ष स्टार्ट, यानी कि आंदोलन होना था, विद्रोह होना शुरू हो गया। 1948 में पहला विद्रोह शुरू हुआ खान ऑफ कलात के छोटे भाई, जिनका नाम था प्रिंस अब्दुल रहीम। इन्होंने क्या किया, ये बलूचिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान में चले गए और वहां पे जाने के बाद में लगातार ये विद्रोह कर रहे थे, पर ये विद्रोह ज्यादा टाइम नहीं चल पाया और उनको बाद में क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। पर यहाँ पे सवाल ये था कि बलूचिस्तान के लिए पहली नींव रख दी गई थी, पहला विद्रोह शुरू कर दिया गया था। बस उसके बाद कई सारे विद्रोह एक के बाद एक चलते रहे। दूसरे विद्रोह पर हम आ जाते हैं। दूसरा विद्रोह हुआ था, उसमें प्रमुख नेता थे नौबख्ती कबीला और पुराने बलूच सरदार का समर्थन। इन्होंने क्यों इस बार जो है इसके खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, तो सबसे बड़ा रीजन था, पाकिस्तान को पता था कि ये बार बार विद्रोह होगा, इसके लिए एक ही बार में इनका पाप काट दो। और पाप काटने के लिए इन्होंने क्या किया, 1955 के अंदर 1 यूनिट योजना के तहत बलूचिस्तान की स्वायत्ता को समाप्त कर दिया। स्वायत्ता यानी कि अब कुछ टाइम पहले हमारा भारत का तमिलनाडु भी यही बात बोल रहा था कि हम तो एक स्वायत्त राज्य बनेंगे, हमारी खुद की कानून व्यवस्था होगी, हमारा खुद का सारी चीजें होगी, हमारी योजनाएं भी खुद की होगी। बस इसी टाइप से बलूचिस्तान बनना चाह रहा था, पर ये 1955 का एक्ट लाके इन्होंने क्या कर दिया, सारे काम पर पानी फेर दिया, जिसके चलते बलूचिस्तान के नेताओं को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने इस विद्रोह को तेज कर दिया। कई बलूच समूहों ने हथियार उठाए, पहाड़ी इलाकों से लड़ाइयां लड़ी, पर बाद में कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना ने इनके ऑपरेशन को कुचल दिया। अब बात करते हैं तीसरा विद्रोह इन्होंने किया था 1962 से लेकर 1963 तक, 1 साल तक चला। और इस बार तीसरे विद्रोह के नेता बने थे नवाब नौरोज खान। कारण था बलूच स्वायत्ता की मांग और जनसंख्या में भेदभाव। आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी यहाँ पे अशिक्षा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा इनको दोयम दर्जे का पाकिस्तानी समझा जाता है। यानी कि सिंध का इलाका हो गया, पंजाब का इलाका हो गया, इस्लामाबाद, क्वेटा, इन सभी इलाके के जो नागरिक है उनको वो प्योर रूप से पाकिस्तानी नागरिक समझता है। पर जब बात बलूचिस्तान की आती है तो इनकी भूमि का उपयोग तो होता है, पर इनके अधिकारों की बात नहीं होती थी। यानी कि इसी टाइप जैसे पीओके के अंदर हो रहा है, पीओके की जमीन पाकिस्तान बहुत अच्छे से उपयोग में ले रहा है, पर जब भी उन लोगों की सुरक्षा की बात आती है, उनके विकास की बात आती है, रोजगार की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो इनको लगने लगा था कि हमें दोयम दर्जे का व्यक्ति समझा जा रहा है। और तीसरा विद्रोह करने वाले नौरोज खान जो थे, उनके कई सारे बेटे थे, इन्होंने कई सारे विवाह किए होंगे, इसलिए कई सारे बेटे भी थे। उन सभी बेटों को पाकिस्तानी सरकार ने क्या किया, फांसी पर लटका दिया, जिसके चलते ये एक बहुत ही गहरा सदमा था। और बलूच के लोगों को अपने आप में लगने लगा था कि ये हमारा सोचना जो है कि हमको दोयम दर्जे का ये अलग इंसान समझा जा रहा है, ये अब हकीकत बनते जा रहा है। इसके साथ ही चौथा विद्रोह शुरू हुआ, और चौथे विद्रोह में थे नवाब अकबर बुख्ती, मीर गुल खान नसीर और अन्य व्यक्ति। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की सरकार को बर्खास्त कर दिया और सेना ने बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये अपने आप में जो है नेता वगैरह बन चुके थे वहां के, और बलूचिस्तान को एक अलग देश की ओर लेके जा रहे थे, पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकी एक ना चलने दी। इसके बाद में कई सारी घटनाएं हुई, और उन सभी घटनाओं से निपटने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने क्या किया था, हेलीकॉप्टर तक भेज दिए यहाँ पे, और ईरान तक की मदद ले ली, जिसके चलते कई सारे हजारों बलूचिस्तान के व्यक्ति मारे गए और कई सारे लोग उन दिनों गायब हो गए। उनका आज भी पता नहीं चला कि वो बलूचिस्तान के लोग है कहां पे। इसके अलावा शुरू हुआ है 5वां विद्रोह, और 5वां विद्रोह 2000 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है 2025 तक, और ये इनका सबसे बड़ा विद्रोह रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको हम BLA कहते हैं, और बलूच रिपब्लिकन आर्मी, जिसे BRA कहते हैं, ये दोनों आज के टाइम के सबसे बड़े संगठन है। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर टोटल 70 से भी ज्यादा छोटे बड़े संगठन कार्य कर रहे हैं। उनमें से 2 बड़े संगठन हैं जिनके नेतृत्व में सारे संगठन वर्क करते हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा जो है क्या किया है, इसको लेकर विद्रोह जारी रखा है, और अभी के टाइम में लगभग पिछले 4-5 सालों से ये पाकिस्तानी सेनाओं को मारना शुरू कर दिया, और जो भी व्यक्ति इनके बीच में आ रहे हैं वो सीधा परमात्मा से जाके
मेल कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी का जो विद्रोह शुरू हुआ था उसके तो कई सारे रीजन इनके सामने थे, जैसे सबसे बड़ा ग्वादर बंदरगाह ईपीईसी प्रोजेक्ट, यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो लाया गया, जिसमें इन लोगों की कोई भागीदारी नहीं, इनसे पूछा ही नहीं गया और इनको ऐसा लगने लगा था कि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज का कोई और इस्तेमाल करेगा, हमारे यहाँ से सड़कें तो गुजरेगी पर इसका फायदा कभी भी बलूचिस्तान को नहीं होगा, जिसके चलते क्या हुआ, ये बहुत तेजी से आंदोलन जारी हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोह के बीच कई सारी झड़प हुई, बम धमाके हुए, टारगेट किलिंग हुई, जवाबी सैन्य कार्रवाई हुई और विद्रोह बहुत ज्यादा तेज हुआ। जैसा कि कल का वीडियो मैंने किया था उसमें भी मैंने ईपीईसी के बारे में बताया, और अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ये कासगार वाला इलाका है जो कि चाइना के अंदर पड़ता है, पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है चाइना के साथ में, और चाइना क्या सोच रहा है कि इसके द्वारा पाकिस्तान को घेर लिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के साथ में अच्छा व्यापार होगा। उसका मेन मकसद भारत है, क्योंकि यहाँ कॉरिडोर, सड़क, रास्ते बना रहा है जिससे सीधा इंडिया के अंदर घुसना बहुत आसान होगा, जिसका विरोध ऑलरेडी भारत कई बार कर चुका है, क्योंकि इसका रास्ता पीओके के अंदर होके जा रहा है। आज नहीं तो कल पीओके भारत का हिस्सा बनना तय है, और जब ये भारत का हिस्सा होगा तो चाइना का रोड, सड़क नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क पूरा का पूरा भारत के अंदर होके जाना, जिसके लिए भारत को असुविधा होगी। बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ सकते हैं, जिसके लिए ये कासगार वाले इलाके से लेकर ये जो ग्वादर बंदरगाह है, यानी कि बलूचिस्तान के नीचे वाला इलाका है, यहां तक समुद्री इलाके तक क्या होगा, सड़क मार्ग ये बना देगा, जो कि 3000 किलोमीटर के आसपास होगा और कई सारे शहरों के साथ में कनेक्टिविटी होगी, जिसमें 60,000 अरब डॉलर का क्या हुआ है, खर्चा अभी हुआ है। इसके साथ ही ग्वादर बंदरगाह के बारे में चाइना ने कई सारी बातें बताई है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में अरब सागर के तट पर स्थित है। चाइना को मध्य एशिया, अफ्रीका और खाड़ी जैसे देशों से जोड़ने के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्ता इसको दिख जाएगा। वैसे भी चाइना हर बार सोचते आया है ना, ये जैसे भारत है ना, ये जैसे भारत है, चाइना का हर बार यही प्लान रहा है कि नेपाल है, नेपाल के अंदर हवाई अड्डा लीज पे ले लो। इसके अलावा इसने क्या किया है, भूटान के अंदर डोकलाम का जो इलाका है, चुम्बी वाला इलाका, वहां पे भी अपने सड़क नेटवर्क मजबूत किए। इधर बांग्लादेश के साथ में भी वो अपना रास्ता मजबूत कर रहा है, म्यांमार के साथ में भी अपना रास्ता मजबूत कर रहा है, इधर श्रीलंका के साथ में भी कहीं ना कहीं व्यापार स्थिति अच्छी बना रहा है, और इधर आप आ जाओ, ये पाकिस्तान के साथ में भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला के ये भारत को 4-5 तरीके से घेरने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है, और इसमें पूरा साथ देने वाले हैं बलूचिस्तान के लोग, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि यहाँ पे ईपीईसी पर काम करने के लिए जितने भी इंजीनियर आए हैं चाइना के, सबको मार दिया गया है, सबको लुढ़का दिया है, फायरिंग कर दी गई है। इसके साथ ही चाइना और मध्य एशिया में अफ्रीका खाड़ी देशों के साथ में जोड़ने का रास्ता है। चाइना चाहता है कि इसे हम मिनी दुबई बना दे, किसको, ग्वादर पोर्ट को, यानी कि ये है आपका ग्वादर बंदरगाह, जो कि बलूचिस्तान में नीचे के एरिया में खड़ा है, मतलब बलूचिस्तान के पास में है, और इसको पूरी तरीके से विकसित करने का सोच रहा है और बोल रहा है कि मिनी दुबई है, दुबई ये कहलाएगा, जैसा कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसके अलावा ईपीईसी अगर पूरी तरीके से बना तो इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, देखिए, विदेश निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास होगा, बिजली संकट हल होगी, व्यापार रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आगे मैं दिखाने वाली हूं कि बलूचिस्तान को क्या नुकसान होगा। चीन के लिए देखिए, मध्य पूर्व के तेल और गैस तक के सुरक्षित पहुंचेंगे, अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने का अवसर मिलेगा, हिंद महासागर में रणनीतिक उपस्थिति होगी। पर अगर ऐसा हुआ तो बलूचिस्तान की जनता के दृष्टिकोण से इनका क्या कहना है, देखिए, इनका कहना है कि संसाधनों पर बाहरी कब्जा हो जाएगा। स्थानीय लोगों को लगता है कि उनके खनिज, समुद्र और जमीन को बिना उनकी भागीदारी के विदेशी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान ऐसा ही करेगा, 50-50% कर लेगा, जैसे यूक्रेन में हुआ था वैसा ही कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने दबाव बनाया था कि भाई आपके यहाँ पे जितने भी मिनरल है, रिसोर्सेस है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम निकालना शुरू करेंगे और 50-50% भागीदारी करेंगे। और ऐसा ही आने वाले टाइम में होता तो बलूचिस्तान के लोगों को इसमें कुछ भी नहीं मिलना था, हालांकि उन्हीं की चीजों का यहाँ पे उपयोग होना। दूसरा, विस्थापन और बेरोजगारी, हमें यहाँ से जाना ही पड़ता और कुछ होता नहीं, और बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ रही है। ग्वादर और इसके आसपास के इलाकों में हजारों मछुआरे और स्थानीय परिवार अपने घरों से उजड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ वो मछलियां पालन कर रहे थे और इसके साथ ही अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। पर जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मछुआरों को जाने से रोक दिया गया, जिससे रातों रात कई सारे मछुआरे यहाँ से गायब
हो गए, यानी कि विस्थापन उनको करना पड़ा, जिसके चलते इनको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, जिसमें आम बलूच नागरिकों का प्रवेश निषेध हो गया, इनको जाने ही नहीं देते, मतलब इन्हीं का इलाका, इनसे पूछा ही नहीं जा रहा है और इनको निकालने का काम किया जा रहा है। तो आप देखिए ये चाइना से आके यहां तक आएगा, कितना लंबा ये प्रोजेक्ट सोच के चला हुआ है ना, इसका क्या ही कहना। खैर आगे बढ़ते हैं। बलूच विद्रोही समूह कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़े जो विद्रोह के संगठन हैं उनके नाम है यहाँ पे, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी, BRA बलूच रिपब्लिकन आर्मी, BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, BSO यानी कि आजाद, BSO आजाद ये स्टूडेंट को समर्पित है, आप समझ सकते हैं, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद इसका नाम है। इसके अलावा अभी हाल ही में क्वेटा के अंदर बम धमाके हुए, कई सारे इलाके में लगातार ये अटैक करते आ रहे हैं। पंचगुर और नुश्की में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर इन्होंने हमला किया और हमला करने का भी बहुत अच्छा इनका तरीका है, आपको दिखाती हूं मैं। हमला करने के तरीके में आप देखिए, IED बम के धुरु, यानी कि बम वगैरह लगा देंगे, साइड से रिमोट कंट्रोल से बटन दबाएंगे और क्या होगा, धमाका होगा। गात लगाकर गोलीबारी, निशाना लगा के मार देंगे। स्नाइपर अटैक और आत्मघाती हमले, रेलवे और पाइपलाइन को उजाड़ने जैसे हमले, कई सारे हमले इन्होंने किए। और उसके बाद ही ये देखो 5 घंटे पहले की न्यूज है, लगातार अभी बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और ये लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द हमें देश का दर्जा मिल जाए, हम अब पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या भारत इसे मान्यता देगा या नहीं? क्या भारत को मान्यता देनी चाहिए? क्योंकि भारत की जनता जो सोचती है आने वाले टाइम में वही सारी चीजें होती है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।